Good morning, students. So in our today lecture, we will discuss about pseudocodes and decision tables. So first, we talk about pseudocodes. Pseudo मतलब आप समझते हो something नकली टाइप यू कैन से. तो pseudo एक्चुअल नहीं है जो चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज़ को. तो स्यूडो कोड्स में वही है कि वो एक्चुअली प्रोग्राम नहीं है बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन. और बिल्कुल उस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपसे कोई लैंग्वेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं. वो प्रोग्राम लॉजिक को डिफाइन करते हैं एक प्रोग्राम की तरह ही. सो स्यूडो कोड इज प्रोग्राम प्लानिंग टूल यूज्ड टू डेवलप प्रोग्राम लॉजिक. ठीक है. तो स्यूडो मीन्स फॉल्स. तो फॉल्स कोड दे आर नॉट एक्चुअल प्रोग्राम बट दे शो हाउ वी कैन solve a problem in computer. So pseudo codes are an imitation of program instructions and they are the phrases written in natural language. Generally we use English that a computer cannot understand, but pseudo codes are very helpful for a person to understand the logic of a program and they also help us in planning the logic. So here we can write the logic of a program without taking into consideration the syntax of a particular language. एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का क्या सिंटेक्स होगा, वहाँ पर वो कैसे स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए, वो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती. आप सिंपली क्या है अपने प्रोग्राम लॉजिक पे कंसंट्रेट कर सकते हो. तो यहाँ आप इसीलिए स्यूडो कोड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं सो डैट कि पहले आप सॉल्यूशन निकाल लो, उसके बाद आप जिस भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम डेवलप करना है उस लैंग्वेज को यूज़ करके आप अपना प्रोग्राम लिख लीजिए. तो स्यूडो कोड फॉर बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर्स, अलग अलग के लिए हमारे अलग अलग स्यूडो कोड्स जिस तरह से हम लिख सकते हैं, अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं. तो मैंने अभी पहले जब हमने फ्लो चार्ट डिस्कस किया था और एल्गोरिथम डिस्कस किए तो तब हमने देखा था कि हम अपने प्रोग्राम्स को जो है वी कैन डिफाइन इट इनटू 3 सिंपल लॉजिक स्ट्रक्चर्स. वहाँ भी हमने चीज़ देखी थी. तो ये 3 सिंपल लॉजिक स्ट्रक्चर आपका क्या था, लॉजिक स्ट्रक्चर. तो ये लॉजिक कौन कौन से थे देखा था. एक तो सीक्वेंस था, जैसे आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है. सेकंड आपका क्या था, सिलेक्शन, जो मैंने कहा था कि हमें एक प्रॉब्लम है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, कुछ ऐसा सॉल्व करना है तो जहाँ हमें सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर एक्शन को. थर्ड आपका क्या था, इटरेशन और लूपिंग लॉजिक, और जिसमें हमें रेपिटेटिव करना था. तो दीज आर द रेपिटेटिव टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. तो हमारे 3 तरह से हम अपने लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं. जहाँ हमें स्टेटमेंट एक के बाद सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करनी होती है, तो जहाँ हमारे प्रोसेस जो हैं 1 बाय 1 चलते हैं वो हमारा सीक्वेंस हो जाता है. सिलेक्शन जो है हमारा, जैसे कि हम फ्लो चार्ट अगर हम बनाएं सिलेक्शन के लिए तो वो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि इज़, वो भी क्वेश्चन एक लगा, कंडीशन आपकी हुई और कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू भी हो सकती है, कंडीशन आपकी फॉल्स भी हो सकती है. तो दोनों केस में आपके अलग अलग प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे. यहाँ P1 मान लीजिए, यहाँ P2, और फिर वो आपका एंड होगा. तो यहाँ पर वही हम जब इसके लिए लॉजिक लिखेंगे तो ऑफ कोर्स हम लिखेंगे कि इफ़ कंडीशन देन P1 और एल्स P2. तो ये आपका एक स्यूडो कोड हो गया जब आपको सिलेक्शन करनी है. ठीक है. अगर हमारा ये सिंगल होता, सपोज हमारा सिर्फ ऐसे होता और यहाँ लास्ट में हम एंड इफ भी लगा देते हैं ये बताने के लिए कि अब हमारा इफ क्लॉज जो है वो ख़त्म हो चुका है. तो इसी तरह से हमारा हो सकता है कि सिंगल स्टेटमेंट हो
आपकी कंडीशन यस है तो ठीक है, आपको काम करना है, नो में आपको या एक पर्टिकुलर उसमें आपको काम करना है, दूसरे में आपको काम नहीं करना है। ये हमारी कंडीशन है। और कंडीशन यस है तो ही काम होगा, नो के केस में हमें सपोज कुछ नहीं करना। तो आप यस में प्रोसेस को एग्जीक्यूट कीजिए, नो के केस में कुछ भी नहीं है तो सिंपली वो आपका एग्जीक्यूट पे आ जाएगा। तो यहाँ नो में कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर आपका क्या लिखा जाएगा स्यूडो कोड, इफ कंडीशन देन P1 एल्स कुछ है ही नहीं है तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, और देन के बाद ही हम एंड इफ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में एल्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इन केस ऑफ एल्स। तो इस तरह से भी हमारा हो सकता है कि जहाँ सिर्फ कंडीशन यस है तभी काम होना चाहिए, अदरवाइज हमारा काम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे बहुत ही सिंपल सा था। ऐसे ही अगर सपोज हमें काफ़ी सारी आपकी ऑप्शंस हैं और आपको उस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो फिर हम जैसे केस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका हो सकता है फ्लो चार्ट कि आपका आया, यहाँ पर आपने सिलेक्शन चेक किया। जैसे मैं आपको पूछती हूँ कि मेरा फेवरेट कलर जो है वो ब्लू है, ठीक है, तो आपने लिखा कि इज़ कलर रेड। ठीक है, तो अगर ऐसा है, यस है मान लीजिए, तो आप लिखोगे द फेवरेट कलर इज़ रेड। ठीक है, अदरवाइज नो, नेक्स्ट पे चला गया। तो अब क्वेश्चन पूछा कि इज़ कलर ग्रीन। अगर ये यस है तो आप लिखवा दोगे कलर, फेवरेट कलर इज़ ग्रीन। नो में फिर नेक्स्ट पे चला गया। तो यहाँ जैसे पूछा इज़ कलर ब्लू, तो ब्लू में यस है तो फिर आप यहाँ आ जाओगे और यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्लू फेवरेट कलर इज़ ब्लू प्रिंट हो जाएगा। नो के केस में हो सकता है वो आगे नेक्स्ट कलर पे चला जाए कि इज़ कलर ब्लैक। तो इस तरह से आपका यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स राइट होंगी और आपका कंट्रोल जो है इस सब को लेके फिर यहाँ से बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कोई भी कलर नहीं था तो ये यहाँ पर आ गया। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका एक इफ क्लॉज है। यहाँ पर हर बार इफ हो रहा है, तो आप इतनी इफ तो नहीं लगाओगे ना कि बार बार इफ लगाओगे, तो हम एक यूज़ कर लेते हैं जैसे केस। तो यहाँ पर केस टाइप हमारा जैसे कलर है, तो अब वो कह रहे हैं केस टाइप 1, जब हमने कहा कलर इक्वल टू रेड, हमारी ये कंडीशन है। तो फिर आपको P1 मतलब जैसे आपका क्या होगा, द फेवरेट कलर इज रेड। फिर केस सेकंड लोगे, जैसे ये आपने रेड का केस ले लिया, तो आपने यहाँ पर लिख सकते हो केस कलर इक्वल टू रेड, कलर इक्वल टू ग्रीन। तो फिर यहाँ पर आपका P2 मतलब जो प्रिंट कराएगा द फेवरेट कलर इज P2 केस। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग केस ले सकते हो। तो यहाँ लास्ट में हमने लिख दिया एंड केस। तो ये पता चल गया कि यहाँ हमारे डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो इस तरह से हम प्रोग्राम का लॉजिक जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इटरेटिव में हमारा है व्हेन वी हैव द रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको एक ही टास्क बार बार परफॉर्म करना पड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेशन। where we have to execute a certain block of statements again and again. तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा प्रोग्राम नहीं रिपीट होगा, you have to repeat a block of statements. I mean there can be more than one statement inside the block. तो कई स्टेटमेंट्स आपकी हो सकती हैं कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 and that particular block need to be repeat or need to be execute again and again, and this repetition is based on some condition. हम कब तक रिपीट करते चल जाओगे, आपको बताया ना, इन केस ऑफ एल्गोरिथम आई टोल्ड यू दैट देयर मस्ट बी सम फाइनाइट सेट टू द फाइनाइट set of statements
ठीक है। तो कुछ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होना चाहिए जिसमें आपको सोल्यूशन मिल जाए। तो आप अनलिमिटेड तो कह नहीं सकते कि बस रिपीट करते चले जाइए, नो, उस केस में तो आपको कभी सोल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। तो ये कब तक रिपीट करना है, यू हैव टू डिटरमाइन इट। आपको पता चलना चाहिए, ये भी निकालना पड़ता है कि कब तक उसको रिपीट करना है। तो हमारे प्रोग्राम लॉजिक में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू फाइंड आउट फॉर हाउ मैनी टाइम द रिपीटिशन विल टेक्स प्लेस। कितनी देर तक हमारी रेपिटेशन होगी, ये हमें निकालना पड़ेगा। एंड ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर वी हैव टू डिफरेंट एग्जाम्पल। वन एग्जाम्पल क्या है कि मैंने आपको कहा कि आप एक पेज है उसको आप 10 टाइम लिखिए, राइट 10 टाइम। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, आई कैन आस्क यू डेट राइट until your handwriting improve, या जब तक आप क्लीन नहीं लिखते, जब तक आप अच्छा नहीं लिखते, तब तक लिखते चले जाइए। दोनों केसेस में ऐसी कंडीशन तो है ना, या मतलब जैसे सपोज कि आप तब तक लिखते नहीं जब तक आपकी बेल नहीं होती है, ये क्लास आपकी ख़त्म नहीं होती है, तब तक आप लिखते चले जाइए। ठीक, तो दोनों केस में आपको एक एंड ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कितनी बार रिपीट करना है, इट इज़ नोन इन एडवांस, हमें शुरू में ही पता है। हियर वी डोंट नो फॉर हाउ मैनी टाइम वी हैव टू रिपीट आवर टास्क। तो जो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन है दैट इज़ नॉट नोन इन एडवांस। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है रेदर कि जब तक बेल नहीं होती, या जब तक आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होती, या जब तक आपको ये याद नहीं होता। सो हियर वी हैव सम कंडीशन, ठीक है। एंड इन दिस केस वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इन एडवांस, सो वी डोंट नीड एनी कंडीशन हियर। यहाँ तो हमें सिंपल है कि नो कंडीशन। सो हियर वी सिंपली नो कि ये इतनी बार आपको ये काम करते रहना। तो आप ये ध्यान रखिए कि रेपिटिशन अगेन classified you can say in two types. One is the number of execution is known in advance, and here we have no condition. And the second category is the number of execution is not known in advance, and here we have to satisfy certain condition. So whenever we know the number of execution in advance, we use for loop. For example, for I is equal to 1 to 10 loop, यानी कि you have to perform a task for 10 टाइम। एल्गोरिथम के केस में हमने एग्जाम्पल लिया था sum is equal to sum plus I. So here we have to execute this particular statement 10 times. Okay, it may be possible that we can read n, we read some particular value and then we can repeat it n times, but again we know we have to repeat for n number of times. तो अगर हम n 15 देते हैं तो हमें पता है कि 15 बार रिपीट होगा, अगर हम n 10 देते हैं तो हमें पता है कि ये 10 टाइम रिपीट होगा। सो हियर वी डोंट नीड टू चेक फॉर सम कंडीशन, वी सिंपली नो फॉर हाउ मेनी टाइम वी हैव टू रिपीट आवर इंस्ट्रक्शंस। नाउ द सेकेंड केस इज conditional. So here we check some condition, and this condition is done in two ways. One is while do and second is repeat until. How is see in case of while, first we check some condition. अगर हमारा condition satisfy हो रहा है, only then the process will be execute. Repeat until में हम लोग रिपीट करेंगे until, यानी कंडीशन जो है वो हमारा लास्ट में चेक होगा, कंडीशन जो है यहाँ पर चेक होगा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका स्टेटमेंट प्रोसेस है वो एटलीस्ट एक बार जरूर रिपीट हो जाएगा। हम कहते हैं रिपीट पी until दिस, तो एक बार तो पी हो ही गया ना, चाहे आपका कंडीशन सेटिस्फाई फर्स्ट टाइम ही ना हो पाए। लेकिन यहाँ अगर आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम में सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आपका रेपिटेशन नहीं होगा। तो इन केस ऑफ वाइल हम लोग अपनी कंडीशन रेपिटेशन से पहले भी चेक कर सकते हैं, या हम अपनी कंडीशन रेपिटेशन के बाद भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जब तक बेल नहीं बजती है तब तक लिखते चले जाओ, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया
अब बेल नहीं बजी है तो आपने लिखना शुरू कर दिया आप, ठीक है, वो कंडीशन शुरू में चेक हो गई। एक मैं करती हूँ, जब तक आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होती या मुझे पसंद नहीं आता तब तक लिखना है। तो क्या होगा, आपका लिखने के बाद मैं चेक करूँगी ना कि सही है कि गलत है, तो वहाँ हमारा कंडीशन जो चेक है दैट विल अकर इन द एंड ऑफ टास्क। तो जब आपका कंडीशन फॉल्स भी होगा इवन देन भी उस वक्त आपका एक बार तो कम से कम आपका सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीट हो जाएगा। तो इट्स रेपिटिशन। तो सेम रिपीट केस में ही हम ऐसा ही करेंगे कि सपोज आपका वाइल डू है तो हम जैसे लगा दिया स्यूडो कोड में, मान लीजिए हम डू वाइल लिख दिया, डू वाइल प्रोसेस एंड वाइल के साथ ही हमारी कंडीशन। सो ये आपका एंड, यहाँ पर हम लिख देंगे एंड टू या एंड टू वाइल, तो ये आपका स्यूडो कोड बन जाएगा। और रिपीट के केस में हमारा सेकंड जो केस था, यहाँ पर हमारा होगा रिपीट देन प्रोसेस एंड देन यू विल राइट अनटिल कंडीशन। तो यहाँ हमें जैसे हमें एंड डू लिखने की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ हमें एंड रिपीट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनटिल जो है वो अपने आप में ही स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा एंड आ चुका है रिपीट का, बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड हियर। सो अनटिल is defined the end of repeat statements, while here we check the condition in the before entering into the loop. So यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि कितनी कंडीशंस जो है वो इस लूप के साथ हैं, कितनी रेपिटिशंस में है। तो हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है, दैट ब्लॉक इज मेड बाय डू एंड डू एंड रिपीट अंटिल इटसेल्फ वर्क्स लाइक ए ब्लॉक। तो ये हमारे डिफरेंट स्यूडो कोड्स के तरीका था लिखने का। और आप देखिए कि यहाँ हम सिर्फ सिंपल इंग्लिश टाइप स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डिसीजन टेबल। सो वी हैव वन अनदर important tool for defining the logic of our program, decision tables. Decision tables generally हम अपने पूरे प्रोग्राम के लिए तो डिफाइन नहीं करते हैं, they are used for a particular portion और you can say for the decision, like जो हमारा if else था तो या हमारा केस है, इन सब के लिए हम डिसीजन टेबल यूज़ करते हैं। तो डिसीजन टेबल बेसिकली हमें ये बताता है कि कैलकुलेशंस कैसे होनी है, तो उनकी प्रोसेसिंग किस तरह से होनी है, तो वो ऑर्डर्स को डिसीजन टेबल हमें डिफाइन करती है। यानी यहाँ पर इफ़ दिस देन दिस, तो आपका क्या है कि यहाँ दो चीज़ें हैं, कंडीशन एंड देन एक्शन। तो हम क्या करते हैं डिसीजन टेबल्स के अंदर, वी डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट blocks and this one block is about condition and second block is about actions and this values of conditions, यानी आपकी कौन सी conditions थी जो satisfy हो रही है। हम बताएंगे conditions, यहाँ सारी condition की listing हो जाएगी, फिर जो particular condition आपकी satisfy हो रही है वो यहाँ पर होगा and actions that has to be performed। तो एक्शन की सिलेक्शन है यहाँ पे, कौन सी एक्शन परफॉर्म होंगी। सो दिस इज एंट्री एंड यहाँ पर हम कंडीशंस, सारी कंडीशन की लिस्टिंग करेंगे, यहाँ सारी एक्शन की लिस्टिंग करेंगे, यहाँ हमारी एंट्री होगी यानी टिक होगा कौन सी हमारी कंडीशंस है और यहाँ पर हमारी उस कंडीशन के साथ कौन सी एक्शन होगी वो हमारी सिलेक्ट होगी। तो ये हमें कंडीशन के साथ एक्शन सिलेक्शन में हेल्प करता है। तो डिसीजन टेबल्स जो है पर्टिकुलर पोर्शन के लिए ही हम ड्रॉ करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बुक सेलर पे जाते हो और आप वहाँ पर बुक परचेज़ करते हो, तो आपने देखा होगा कि बुक सेलर हो या कोई भी शॉपकीपर हो, वो होलसेल डीलर को अलग रेट पे प्रोवाइड करते हैं और जो आपके रिटेल में आता है, जो कोई सिंगल कोई चीज़ खरीद गया उसको अलग रेट पे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इफ़ कॉस्ट इज होलसेलर या फिर ए शॉपकीपर, क्योंकि वो शॉपकीपर भी हो सकता है और वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो देन
अगेन हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ सेल इज ग्रेटर देन 2000, डिस्काउंट आपने कहा 15 या आप 25% बोलते हो, एल्स इफ सेल इज ग्रेटर देन 1500, डिस्काउंट 15%, एल्स इफ सेल इज ग्रेटर देन 1000, डिस्काउंट इज 10%। ठीक है, एल्स आपने एल्स केस में भी डिस्काउंट दे दिया 5%। दूसरा केस क्या हो सकता है, द कस्टमर कैन बी सम इंडिविजुअल, कस्टमर इज एन इंडिविजुअल, देन इफ सेल इज ग्रेटर देन 2000, डिस्काउंट कैन बी 15%। ठीक है, एल्स इफ सेल इज ग्रेटर देन 1000, डिस्काउंट कैन बी, you can say 10%, else discount equal to 5%। तो ये हमारा अलग अलग कंडीशंस हो गए। अब हमारी कंडीशंस हम देख रहे हैं ना कि सेल इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, या फिर कोई नहीं है। तो हमने ये 4 जो है हमारे पास कंडीशंस होंगी। तो हम क्या करेंगे, वी एंटर आर कंडीशंस इन द टेबल। कंडीशंस हमारी क्या थी, सेल ग्रेटर देन 2000, सेल ग्रेटर देन, इफ, ऑफ कोर्स इफ है यहाँ पर, ठीक है, एल्स सेल ग्रेटर देन 1000, एल्स, ठीक है, तो एल्स सेल इज लेस देन इक्वल टू 1000, ये एक हमारी कंडीशन बच जाती है। उससे कम ये सर एक्शंस कौन कौन सी थी, तो हमारा डिस्काउंट इज, अब आपका क्या है 25%, ठीक है, डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट 5%, 4 एक्शंस आपकी हो। ऐसे आप अलग अलग तरह की आपकी एक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं। लेस देन दिस, ओके, ये पहला 25% यहाँ था, 15 यहाँ था और यहाँ पर 10% था, तो ये ऐसे करके आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ये आपकी सारी की सारी कंडीशंस थी, ये सारी सारी आपकी एक्शन है, 25, 10, 15 दिस करके। ओके, यहाँ अब आपने कंडीशन ले लिया कि सेल 15,000, तो आप इसमें सपोज, या फिर आपने यहाँ सारी एक्शन डाल दिया, मान लीजिए हम यहाँ डाल देते हैं डिस्काउंट 25%, 15%, 10% एंड 5%। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया। अब सपोज मैंने कहा सेल जो है, ठीक है, इसमें ये भी है कि इफ कस्टमर इज, ठीक है, एक कंडीशन है शॉपकीपर, ठीक है, और ये उन सब के लिए, तो यहाँ पर आपका शॉपकीपर यस, ठीक है, और उसकी सेल भी सपोज 1000 से ज़्यादा है और 1500 से कम है, तो ये दोनों चीज़ें अगर यस हैं तो वो आप उस देखिए उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा, हम उस केस में आ जाएंगे, वहाँ पर डिस्काउंट है 10%, तो हम यहाँ पर किसको टिक करेंगे, हम यहाँ पर 10% को टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका, क्योंकि ये नो है, ये जो कंडीशन है शॉपकीपर नहीं है, वो इंडिविजुअल है, तो आपका नो वाला कंडीशन है, यस एंड दूसरा नो, तो आपका नो वाला कंडीशन टिक कर रहे हैं, और वो सेल जो है वो 2000 से अबव लेके जा रहा है, तब भी उसको डिस्काउंट कितना मिलना है, सिर्फ 15% ही मिलना है, तो आप उस केस में क्या टिक करोगे, 15%।
ठीक है। तो ये आपका इस तरह से ये आप अलग अलग एंट्रीज जो है वो अपनी करते हो और हमें इस टेबल की हेल्प से एकदम से पता चल जाता है कि हमारी कौन कौन सी कंडीशंस होनी है और हमारी कौन कौन सी एक्शंस होनी है। तो कंडीशन और एक्शंस आपको बहुत ईजिली इस केस में क्लियर हो जाती है। आपको कोई डाउट नहीं रहता कि एक्शंस कौन सी थी और हमारे कंडीशंस कौन सी थी और उनके बेस पे हम यहाँ पर अपनी एंट्रीज को डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि डिसीजन टेबल जो होती है वो ओवरऑल लॉजिक तो आपको नहीं बता पाती, वो आपको सिर्फ किसी पर्टिकुलर पोर्शन में क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, उसके बारे में ही आपको बस इन्फॉर्म करती हैं। तो अब हमारे पास प्रोग्राम प्लानिंग के लिए वी हैव 4 डिफरेंट थिंग्स: एल्गोरिथम, सेकंड फ्लो चार्ट, थर्ड pseudocode, and fourth is decision table. These are the tools for the development of your program logic. इसमें सबसे फर्स्ट थिंग वी ऑलवेज डू इज राइट एन एल्गोरिथम। वैसे हम एल्गोरिथम्स जो है वो थोड़ा पर्टिकुलर टाइप से लिखी जाती हैं, हम स्यूडो कोड्स भी लिख सकते हैं। स्यूडो कोड्स क्या हैं? दे डोंट फॉलो ए पर्टिकुलर पैटर्न। आपने रफ सा एक लिख दिया कि ठीक है ये था ये था। अब आप देखिए स्यूडो कोड की केस में यू डोंट रीड कि हमें कोई रीड स्टेटमेंट क्या थी, राइट स्टेटमेंट्स क्या थी, हम सिर्फ लॉजिक पे कंसंट्रेट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, एल्गोरिथम्स जो है वो एक वेल डिफाइंड उनका पैटर्न होता है कि आपको बताना है कौन कौन सी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट थी। स्यूडो कोड आप एक तरह से कहिए कि एल्गोरिथम का सब पार्ट्स टाइप है, जहाँ सिर्फ हम लॉजिक की बात करते हैं। हम ये बात ही नहीं करें कि कौन सी आपकी इनपुट थी, कौन सी आउटपुट थी। हम तो जस्ट कहते हैं कि ये वेरिएबल्स थे, इनके हिसाब से ये कंडीशंस लगनी थी, या ये इस तरह से इनके ऊपर ये हमें कैलकुलेशंस करनी थी। तो हम सिर्फ प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हम प्रॉपर बात करते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स की और प्रोसेस की भी, दोनों चीज़ों की। फ्लो चार्ट्स आपका क्या है? दे आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स। सिंपल, हम एल्गोरिथम्स बनाते हैं और उन एल्गोरिथम्स को हम डायग्राम्स की केस में, या आप कहिए वो जो सिंबल्स हमने देखे हैं, तो उन डिफरेंट सिंबल्स की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारी अपनी एल्गोरिथम्स जो है वो अब एक डायग्राम की फॉर्म में आ जाती है और हमें वो डायग्राम इजीली समझ आ जाती है। तो एल्गोरिथम्स जो होती हैं वो नॉर्मली हम अपने लिए लिख लेते हैं, और फ्लो चार्ट जो होते हैं जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है ना, सॉल्यूशन कहीं दिखाना है, प्रेजेंटेशन दिखानी है, तो फिर हम उसको डायग्राम्स की फॉर्म में ही ज़्यादा रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो ईजिली समझ में आ जाता है आपका। तो वहाँ पर हम फ्लो चार्ट्स बना के सामने सामने दिखाते रहते हैं कि ये इस तरह से हमारे एक्शंस जो हैं इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। फ्लो चार्ट्स आपका प्रॉपर एक्शंस डिफाइन करता है, जैसे कि हमारी एल्गोरिथम डिफाइन करती हैं, सीक्वेंस डिफाइन करती हैं, उसी तरह से ही हमारे फ्लो चार्ट्स भी एक्शंस की सीक्वेंस जो है बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। उसके बाद स्यूडो कोड जो होते हैं जनरली, जहाँ हम पूरी डिटेल नहीं देना चाहते, हम जस्ट सॉल्यूशन पे, जस्ट हम लॉजिक के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो फिर हम स्यूडो कोड लिख देते हैं। हमें पता होता है कि ये इनपुट और आउटपुट आनी है, तो उसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली स्यूडो कोड लिख लिया जो हमारा सिर्फ लॉजिक के इर्द गिर्द, यानी कि स्यूडो कोड्स आर रिटन जस्ट टू एक्सप्लेन द लॉजिक, जो आपका प्रोग्राम का क्रक्स क्या है, आप प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाहते हैं, वो कैसे परफॉर्म होगा, उससे रिलेटेड हमारा स्यूडो कोड होता है। तो स्यूडो कोड एक तरह से आप रफ है, स्टेटमेंट्स हैं कुछ जो आप लिख लेते हो, और ये स्टेटमेंट्स जो हैं आप अपनी इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज रखते हो, किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के ऊपर ये डिफाइन नहीं होती, ठीक है। और डिसीजन टेबल्स, अगेन हमने देख लिया कि डिसीजन टेबल्स भी जो हैं वो आपकी प्रोग्राम लॉजिक नहीं देती हैं आपको, वो सिर्फ आपको इतना बताती हैं कि वी हैव दी सेट्स ऑफ कंडीशन एंड वी हैव दी सेट्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। तो हम अपनी कंडीशंस को टिक करते रहते हैं और फिर कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस को भी हम साथ साथ टिक कर लेते हैं।
तो यहाँ हमें क्लियर ये हो जाता है कि अगर हमारी ये कंडीशंस होंगी तो फिर हमें ये एक्शंस जो है वो परफॉर्म करनी है। तो डिसीजन टेबल बेसिकली हमारा जो इफ़ देन एल्स है, जो हमारा केस है, उन केसेस में हमें बहुत हेल्प करती है। तो हमें बताती है किस एक्शन पे कौन सी एक्शन जो है वो परफॉर्म होगी कौन सी कंडीशन के साथ। तो वहाँ पर सारी कंडीशन की, और आप देखिए जितना आपकी ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स होंगी हर एक के लिए अलग अलग डिसीजन टेबल आपको बनानी पड़ेंगे। आप एक सिंगल नहीं रख सकते, एक डिसीजन टेबल जो है वो एक इफ एक कंडीशन एक्शंस के सेट को एक्सप्लेन करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें हेल्प करती हैं अपने प्रोग्राम के लॉजिक को डेवलप करने में। और आप जब भी, चाहे आप किसी भी लेवल पर जाइए, आपको अपने प्रोग्राम के लॉजिक को डेवलप करने के लिए एक रफ प्रिपरेशन ज़रूर करनी पड़ती है। अब वो चाहे आप नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट्स तो ऑब्वियसली जब हमें दूसरों को एक्सप्लेन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रोग्राम खुद के लिए ही करना है, लॉजिक डेवलप करना है, तो हम स्यूडो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, हम एल्गोरिथम्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट व्हेनेवर वी हैव टू प्रेजेंट आवर सॉल्यूशन टू समवन एल्स, वी प्रेफर टू यूज़ फ्लो चार्ट्स एंड डिसीजन टेबल्स, बिकॉज वो पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हैं। Okay students, I hope you understand all these 4 tools for developing the logic of a program. Thank you.